नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, TCS में 3800 का कॉल आपने खरीद कर रखा है तो यहाँ पर होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। तो TCS के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि ये जो लाइन है 3650 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस की तरह फिलहाल हमें दिखाई पड़ता है। अब तक तो स्टॉक यहाँ पर भी नहीं पहुँचा है, 3800 बहुत ही ज़्यादा दूर है। एक बार ये यहाँ पर जाएगा, उसके बाद भी थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आएगा। और अगर बाय चांस गलती से भी स्टॉक मार्च के महीने में 3800 तक पहुंच भी जाता है तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम्स डीके हो जाएंगे। तो यहां पर मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर रशिया यूक्रेन का टेंशन लंबा चलता है तो कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे और यूएस डॉलर भी ऊपर जाएगा। सही बात है, इन सब के प्राइसेस हमें ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। एक बार वॉर भी खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको सारे कमोडिटीज़ में थोड़ा बहुत कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे अभी सवाल आपने पूछा है तो मान लेते हैं कि अगर ये बहुत लंबा खिंच जाता है और यूएस डॉलर भी बहुत ही स्ट्रांग होता है तो ऐसे सिचुएशन में स्मॉलर IT कंपनीज पे क्या इफेक्ट आएगा। LTI, हैप्पीएस्ट माइंड, आपके पास ऑलरेडी इन्फोसिस है, TCS है और हैप्पीएस्ट माइंड है, तो क्या आपको TCS से LTI में शिफ्ट होना चाहिए? तो देखिए, मेरा मानना है कि यूएस डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो ये बड़ी कंपनीज को अच्छा खासा फायदा होगा, मिड कैप को भी फायदा ऑफकोर्स होगा। जो भी IT कंपनी यूएस से रेवेन्यू लेकर आती है उनको फायदा होगा, क्योंकि डॉलर अगर मजबूत होता है, अगर वहां से डॉलर में कमाई होती है, रुपये में कन्वर्ट होगा तो रुपये में प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। लेकिन मेजरली देखा जाए तो TCS, इन्फोसिस ऐसी जो बड़ी IT कंपनीज हैं उनका जो रेवेन्यू यूएस से ज़्यादा आता हुआ नजर आता है। और शिफ्ट करने के बारे में बात करें तो सिर्फ ये पैरामीटर नहीं होता है, वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है। और फिलहाल IT कंपनीज के वैल्यूएशन आपको कंफर्ट जोन में नजर नहीं आते हैं, स्पेशली मिड कैप IT, स्मॉल कैप IT, तो वहां पर मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। तो ऐसे समय पर इन्वेस्टमेंट करना, वो भी TCS से शिफ्ट करके इन्वेस्ट करना, मेरे हिसाब से इतना सेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुथूट फाइनेंस आपने 1310 पे खरीदा है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी आपका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, तो आपको क्या बजाज फाइनेंस में शिफ्ट करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से कोई रीज़न नहीं है कि मुथूट फाइनेंस में क्यों हमारा कॉन्फिडेंस कम होना चाहिए। शेयर नीचे आ रहा है, इससे अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो बजाज फाइनेंस में भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसका शेयर भी नीचे आ सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास 3 डिफरेंट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, आपके पास 2 शेयर्स हैं TCS के, तो क्या आप एलिजिबल रहेंगे बायबैक के लिए? बायबैक में आप डाल सकते हैं, लेकिन एंटाइटलमेंट आपको जो मेल आया रहेगा उसमें आपको 0 शेयर से दिखाए रहेंगे। उसमें लिखा रहेगा आपके पास रिकॉर्ड डेट पे 2 शेयर्स हैं और एंटाइटलमेंट आपका 0 दिखा रहेगा। फिर भी आप बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सेप्टेंस रेशियो अच्छा होता है तो 2 में से 1 शेयर आपका जा सकता है। आपने मुथूट फाइनेंस के बारे में पूछा था, तो मुथूट फाइनेंस का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। तो स्टॉक के प्राइस में वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 1400 का लेवल जो सपोर्ट था टूट चुका है, तो यहाँ से रिटर्न आता हुआ नजर आएगा। 1200 के आसपास, 1200 के नीचे भी आपको ये आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा यहाँ पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये मुथूट फाइनेंस के लिए अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं होना चाहिए, कंपनी में दम है, बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PI इंडस्ट्री और ICICI बैंक को कब खरीदना चाहिए? PI इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो पहला सपोर्ट नज़र आता है, एक्चुअली यही लेवल है, यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह नज़र आया है, लेकिन जो सेंटिमेंट अभी चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही दिखाना चाहूँगा। वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें 2000 से करके 2100 के आसपास का नज़र आता है। इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता है। ये 5% का जोन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका रीज़न क्या है? मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया था, उसके बाद भी रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गया, तो ये जोन एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर दिखाई पड़ सकता है। ICICI बैंक के बारे में बात करें तो ICICI बैंक ने रिसेंटली ही गिरावट दिखाई है। इतने टाइम से एक्चुअली स्ट्रॉन्ग चल रहा था, भले ये भी 15% से ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन अगर आप दूसरे बैंक्स को देखेंगे उस हिसाब से तो ICICI बैंक काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर आप देख पाएंगे रिकवरी आई, अभी इसने ये लो तोड़ दिया है, नीचे आता हुआ नजर आता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, 600 का लेवल देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली 600 आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, बीच में सपोर्ट्स आएंगे। 650 के आसपास भी एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर बाउंस लेके थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप वैल्यू बाय करना चाहते हैं तो 600 का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, देखिए कोशिश कीजिए कि आप 1-2 स्टॉक्स के बारे में पूछिए। इतने सारे अगर आप स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं तो कई बार मिस हो जाते हैं यहाँ पर। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है।
कि यहाँ पर SBI कार्ड, जुबिलेंट फूड्स, इंडिया मार्ट, डेविस, मन्नापुरम फाइनेंस, HCL टेक्नोलॉजीज आपने खरीद कर रखा है, तो क्या लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करेंगे तो इसमें प्रॉफिट होगा? तो ऑफकोर्स यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। आपने जो शेयर्स में खरीदारी की है, क्वालिटी कंपनीज में आपने खरीदारी की है, टाइम लग सकता है लेकिन अच्छी कंपनीज हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि हालत खराब हो गई है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, कंपनीज अच्छी है, ऐसे टेंशन लेने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। सनोफी इंडिया और वर्लपूल में लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सनोफी के बारे में बात करते हैं। ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है एक्चुअली। यहाँ पर सपोर्ट्स के बारे में बात करें, 7000 का लेवल एज अ सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक सपोर्ट है, आप देख पाएंगे, रेजिस्टेंस भी देखने को मिले हैं। तो टेक्निकली यहाँ पर 7000 का लेवल एज अ सपोर्ट देखने को मिलता है। सैनोफी देखिए स्लो स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, बहुत तेज़ी से नीचे आता है। जो भी मूवमेंट होता है स्लोली देखने को मिलता है। अगर आपका व्यू एक्चुअली लॉन्ग टर्म का है तो ही यहाँ पर निवेश करना चाहिए। सनोफी ले लीजिए या फिर नेस्ले ले लीजिए, ऐसे जो सारे स्टॉक्स होते हैं, एबॉट हो गया, ये सारे स्टॉक स्लो मूविंग स्टॉक होते हैं। यहाँ पर बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, उसके चांसेस कम होते हैं। वर्लपूल के बारे में बात करें, टेक्निकली एक बार बात कर लेते हैं। टेक्निकली हमें पता चलता है वीक तो चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ये 2000 का लेवल टूटा, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। अब नेक्स्ट सपोर्ट हमें 1500 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था और एक राउंड ऑफ लेवल है। यहाँ पर जब कोई टैक्स का इशू हुआ था तब हमने डिस्कस किया था कि जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता है तब तक मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। तो अब तक यहाँ पर कोई अपडेट मेरे हिसाब से नहीं आया है। यहाँ पर मैं वेट करना चाहूँगा, अपडेट एक बार आ जाए उसके बाद भी प्राइस में भी कुछ अपडेट होना चाहिए। प्राइस तो नीचे ही आ रहा है, प्राइस में कुछ अगर पॉजिटिव दिखता है तो हम यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से वर्लपूल में अवॉइड करना चाहिए। बेहतर कंपनीज अवेलेबल हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस का बेस्ट बाइंग लेवल क्या है और एस्ट्रल का, क्या ये 5000 1500 आ सकता है? बजाज फाइनेंस का देखिए हमने आज ही वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। एस्ट्रल के बारे में बात कर लेते हैं। एस्ट्रल में हमें क्लियरली पता चलता है, हमने एक बार डिस्कशन भी किया था कि 1750 का लेवल हमें आता हुआ नजर आ सकता है। एक बार सपोर्ट ले लिया, बाउंस आया, अगर अभी ये 1750 का लेवल टूट जाता है तो सीधा आपको ये 1500 आता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 1500 तक ये लेवल हमें अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइड इंडस्ट्री और सोना कॉमस्टार का ट्रेंड कैसा है? राइट वैल्यूएशन कौन से एंटर करने के? एक्साइड के बारे में बात करते हैं। आपके सामने ये मंथली चार्ट लगा हुआ है। मंथली चार्ट पे आप देखिए स्टॉक ने एक्चुअली बहुत बुरा परफॉर्म किया है। भले ही वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं की है लेकिन वेल्थ बनाकर भी नहीं दी है। एफडी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसी सिचुएशन एक्साइड के स्टॉक में हमें दिखाई पड़ती है। ये जो ट्रेंड लाइन है आप देख पाएंगे, मल्टीपल कंफर्मेशन इस ट्रेंड लाइन की हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं और ये लेवल अगर टूटता है तो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से अवॉइड ही करना चाहिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज में से एग्जिट करना मेरे हिसाब से बेहतर हो जाएगा। एक्चुअली एक्साइड को लेकर, अमरा राजा बैटरी, दोनों को लेकर मेरे हिसाब से बिजनेस वाइज काफ़ी ज़्यादा मैं पॉजिटिव चल रहा था कि यहाँ पर अभी ये लोग कुछ करेंगे ईवी के बारे में, ईवी बैटरीज के बारे में, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा हमें मूवमेंट होता हुआ नज़र नहीं आया। इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है लेकिन शायद मार्केट को वो इन्वेस्टमेंट्स कम लग रहे हैं कि ज़्यादा एग्रेसिव होकर यहाँ पर काम करना चाहिए था। तो फिलहाल तो यहाँ पर राइट वैल्यूएशन का वेट करने से बेहतर है, यहाँ पर टेक्निकली थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है उसका वेट करना चाहिए। वैल्यूएशन तो अब भी आपको राइट ही नज़र आते हैं। सोना कॉमस्टार के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 600 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नजर आता है। अगर ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है तो यहाँ से आपको 100-200 पॉइंट की गिरावट तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करनी ही चाहिए। जनरली क्या होता है, ये गिरावट हुई, यहाँ पर एक फ्लैग बनाया तो सेम लेंथ आपको नीचे नजर आती है। तो ये 800 से करके 600 का लेवल है, तो सेम अभी 600 से करके 400 तक के लेवल हमें यहाँ पर नजर आ सकते हैं। उसके बाद क्या प्राइस एक्शन होता है उस हिसाब से यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड आपने 925 पे बाय किया है, क्या करंट मार्केट प्राइस पे ऐड करना चाहिए या सिर्फ होल्ड करना चाहिए? होल्ड तो करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐड करना है या नहीं करना, तो मेरे हिसाब से इसका 770 750 ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि लिस्टिंग इसके आसपास हुआ था। यहाँ पर शुरू उससे हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, तो ये भी लेवल अभी हमें टूटता हुआ नजर आया। बाउंस बैक आया था लेकिन ये लेवल अभी टूट चुका है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। अब यहाँ से कितना नीचे जाएगा ये बताना मुश्किल है। अब तो सीधा हमें 600 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र आता है। तो ऐड यहाँ पर करना है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वीकनेस के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग या मिड टर्म स्टॉक्स जो फंडामेंटली अच्छे हैं उसको हर लेवल में बाय करने
सही है, या फिर जब वो स्टॉक्स गिरने के बाद रिवर्सल के लिए रेडी होते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तभी स्टॉप लॉस लगाकर बाय करना सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, डाउनफॉल ऑफकोर्स हो जाता है, डर भी लगता है। तो आपने ये जो कहा है काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करना पसंद करते हैं तो ऐसा ही करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो हर फॉल पे बाय करना, बाय ऑन डिप्स करना, ये गलत नहीं होता है। माइंडसेट अलग अलग होता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितना गिरता है आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको सेम कंपनी सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका व्यू क्या है, आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। अगर आपका व्यू इन्वेस्ट करने का है, कंपनी का एक हिस्सा लेने का है, तो आपको सस्ते भाव पे ही लेना चाहिए। तो वहाँ पर आपको फिर स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब तक कंपनी की हालत ख़राब नहीं होती, कंपनी फंडामेंटली आपको अच्छी नहीं लगती है, या फिर ग्रोथ अभी खत्म होती हुई नजर आती है, ऐसे टाइम पर एग्जिट होता है। और ये स्टॉप लॉस वाला मामला तो प्राइस पे हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये थोड़ा बहुत ट्रेडिंग रिलेटेड हो जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है। मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ। मैं भी काफ़ी पसंद करता हूँ स्टॉप लॉस के साथ काम करना। तो यहां पर अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिलहाल तो अभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अभी वेट करना है, वेट एंड वॉच कीजिए। ईगल की तरह आप देखते रहिए कौन से स्टॉक में आपको स्ट्रेंथ नजर आती है। जब भी मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नजर आएगी, आपको स्टॉक्स में सबसे पहले मूवमेंट शुरू होते हुए नजर आएंगे, वहां पर आप 8 से 10% का स्टॉप लॉस लेकर 50% के भी टारगेट रख सकते हैं। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, अभी मैं आपको प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट अभी नीचे जा रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं है। लेकिन जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी तब मैं आपको वीडियो के साथ भी शेयर करूंगा कि किस प्रकार से 8 से 10% के स्टॉप लॉस के साथ हम पुराना ऑल टाइम हाई, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30-40% दूर रहेगा, उतने टारगेट के लिए हम अचीव कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छा मिलेगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिलहाल आप वेट कर सकते हैं। दोनों सही है गलत है ये टोटली आपके पर्सनल व्यू पे डिपेंड करता है। आपके लिए शायद स्टॉप लॉस वाला सही रह सकता है, किसी और के लिए जो कि सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहता है, कंपनी का हिस्सा लेना चाहता है, उसके लिए बाय ऑन डिप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्लेजिंग स्टॉक्स लाइक रिलायंस एंड प्लेजिंग ETF लाइक निफ्टी 20 फॉर ऑप्शन सेलिंग। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आपको जो मार्जिन मिलेगा उस पर जो करना है आप कर सकते हैं। डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर हेयर कट कितना हुआ। निफ्टी 20 में अप्रॉक्सीमेटली 7-8% का हेयर कट होता है। मतलब अगर आपने 100 रुपये का निफ्टी 20 प्लेज किया है तो आपको मार्जिन कितना मिलेगा, 93, 94, 93 ऐसा कुछ मार्जिन आपको मिलेगा, 7-8% के आसपास, 92, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस प्रकार से आपको पैसे मिलेंगे। जबकि स्टॉक्स में अगर बात करें तो हेयर कट ज़्यादा हो जाता है। अभी रिलायंस का मुझे तो याद नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में 10% से तो ज़्यादा होता ही है। रिलायंस लार्ज कैप है तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साइड पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी 15 से 20% का हेयर कट रहेगा। तो अगर आपने 100 रुपये का रिलायंस प्लेज किया है तो आपको शायद सिर्फ 80 रुपीज़ मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो ये डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या यहाँ पर यूसेज और एक्सपेंसेस, यूजेज भी सेम है, एक्सपेंसेस भी सेम है। स्क्रिप्ट वाइज आपको वो कुछ 30 या 35 रुपये देने पड़ते हैं प्लस GST। तो ये एक्सपेंसेस सेम है, यूजेज भी सेम है। और इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप जो मार्जिन आपने लिया है उसके बाद आप क्या करते हैं, इंडेक्स में ऑप्शन सेल करते हैं या फिर स्टॉक्स में करते हैं, जो करना है आप कर सकते हैं, उसमें कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ हेयर कट में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके यहाँ पर टॉप लॉस मेकिंग स्क्रिप्ट्स है। तो आपने हमारे एनालिसिस के वीडियोस देख लिए हैं ज़्यादातर स्टॉक पे। तो अभी यहाँ पर समराइज्ड वर्जन आप चाहते हैं कि यहाँ पर एवरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। IGL को छोड़कर आपको लगता है कि यहाँ पर एवरेज करना चाहिए। IGL पे जो कि हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया कि अभी भाई मैं यहाँ पर वेट करना चाहूँगा, मेरे हिसाब से बिजनेस तो चलेगा लेकिन शायद मार्केट अभी स्टॉक को चलने ना दे, ऐसा मेरा व्यू था। तो अभी वहाँ पर एवरेज करने से मैं बचना चाहूँगा। HDFC AMC के बारे में बात करें, यहाँ पर अभी मेरे हिसाब से प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक अभी वीक चल रहा है तो 2000 का लेवल होल्ड करना चाहिए। उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत वहाँ पर एवरेज करने से रुक जाना चाहिए। SBI कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर अब डिस्कस किया, खरीद सकते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर भी हमने 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती है। खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था इसीलिए ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। कंपनी में प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं सही है, लेकिन वो कोविड की वजह से पर्टिकुलरली देखने को मिला। बाकी स्टोर एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा नज़र आता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कोई ज़्यादा डाउट यहाँ पर नज़र नहीं आता है। HDFC लाइफ में भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू मुझे नज़र नहीं आता है। जनरली क्या होता है, जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो जो एक्वायर हो रही होती है उसके शेयर प्राइस में तेज़ी आती है और जो एक्वायर कर रहे होते हैं उसके शेयर प्राइस में गिरावट होती है। रीज़न क्या है कि जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो कई बार प्रीमियम में एक्विजिशन कर लेती है, क्योंकि
उन्हें बिजनेस दिख रहा है, भाई ये बिजनेस है, इनका इतना सारा फ्रेंचाइजी है या फिर जो भी टाइप का बिजनेस है, इतना सब कुछ हमें एसेट्स मिलने वाले हैं, उससे हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ करके ग्रो करेंगे। लेकिन मार्केट को लगता है इतना बड़ा पैसा जा रहा है, यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट से पैसे जा रहा है या फिर इक्विटी देना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा, जो भी है, तो ये पसंद नहीं आता। तो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस इसने खरीदा था, तो एक्साइड का स्टॉक देखिए बीच में बढ़ता हुआ नजर आया। HDFC लाइफ का स्टॉक भी आपको थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, लेकिन बाद में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, तो ये एक पॉसिबल रीजन है। और बाकी तो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ही नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती है। PI इंडस्ट्री है, शायद पिडिलाइट है या PI इंडस्ट्री है मेरे हिसाब से ये, तो आपको 14% का लॉस हो रहा है। कोई टेंशन लेने वाली बात मुझे यहाँ पर भी नजर नहीं आती, ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसका एक डील कैंसिल हो गया था कुछ API वाला, इसके बाद थोड़ा वीक हो गया है, लेकिन वो डील कैंसिल हुआ है, जो ग्रोथ होने वाली थी वो नहीं होने वाली है। बाकी जो अपना बिजनेस चल रहा है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया, उस पर कोई खराबी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, तो मेरे हिसाब से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल मार्केट नीचे आता है, स्टॉक नीचे आते हैं तो कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई अलग नहीं है, सबके साथ यही हो रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत भरोसा रखना चाहिए और जितने पैसे होते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर SIP वे में थोड़ा थोड़ा करके हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मार्ट, PFC, MGL, वर्लपूल में काफ़ी लॉस हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 30-35% का, तो यहाँ पर अभी करना क्या चाहिए? क्या ये स्टॉक रिकवर करेंगे या फिर सारा इन्वेस्टमेंट खत्म कर देंगे? पोर्टफोलियो आपका 15% नीचे है। देखिए अभी वर्लपूल के बारे में तो चर्चा किया, MGL के बारे में हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि स्टॉक काफ़ी वीक है, तो यहाँ पर अभी स्टॉप लॉस लगाने का टाइम तो चला गया है। अभी यहाँ पर रिवर्सल भी देखने को नहीं मिल रहा है कि वापस एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर IGL का जो मैंने व्यू शेयर किया था, सेम व्यू यहाँ पर MGL में भी अप्लाई होता है। PFC के बारे में बात करें तो ये तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक ही नहीं है, ये तो पिछले कई सालों से रेंज में ही मूवमेंट कर रहा है, तो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। नीचे आया, नीचे जब नीचे की रेंज में मिलता है थोड़ा बहुत खरीदते जाओ, एक्यूमुलेट करते जाओ, ऊपर जाता है बेचना है, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक ही नहीं है। इंडिया मार्ट के बारे में बात करें, यहाँ पर भी मार्जिन कम होते हुए नजर आ सकते हैं, सस्टेनेबल मार्जिन नहीं है, तो स्टॉक में गिरावट हो रही है। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नज़र आता है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से वैल्यूएशन ज़्यादा हो गए थे और मार्जिन अभी कम होने वाले हैं। इन दोनों रीजंस की वजह से ही ज़्यादातर गिरावट यहाँ पर आपको होती हुई नज़र आती है। बाकी कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का जो ग्रोथ चल रहा है और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक वीडियो बनाया जाए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 5 लाख फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वैल्यू बाइंग इन करंट सिचुएशन और हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फास्ट रिकवरी व्हेन सिचुएशन इंप्रूव्स। तो अभी तो मेरे हिसाब से सिचुएशन खराब होना शुरू ही हुआ है, क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज अभी ही टूटा है, तो यहाँ पर अभी कितना टाइम उसके नीचे रहेगा बताना मुश्किल हो जाता है। तो रिकवरी के टाइम पे कौन से स्टॉक ऊपर जाएंगे ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ सिग्नल्स आने चाहिए टेक्निकली, तो हम बता पाएंगे कि भाई ये स्टॉक में अभी मार्केट से पहले ही ये बुलिश होना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर हम पोजीशन बना सकते हैं। अभी तो बताना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पर देखिए कोशिश करेंगे। और ऑलरेडी हमने कुछ आइडियल पोर्टफोलियो का सीरीज़ बनाया, आप अपने हिसाब से भी पोर्टफोलियो देख सकते हैं, उस सीरीज़ को आप रेफर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो सीरीज़ मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत एक बार मार्केट स्टेबल हो जाए उसके बाद भी हम यहाँ पर ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक और HUL में पोजीशन लिया है, क्या ये ऊपर जाएगा एक साल भर में? एक साल का तो अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन खराब है, इन्फ्लेशन है, बहुत सारे रीजंस है जिससे मार्केट एक साल के लिए भी प्रेशर में रह सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं है, दोनों ही अच्छी कंपनीज हैं, आपको होल्ड करना चाहिए। दोनों के रिलेटेड हमने पास्ट में फिलहाल ही पिछले एक आध हफ्ते में ही हमने वीडियोज़ बनाए हैं, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम इक्विटी व्हाट बी द अदर सेक्टर्स दैट वी कैन लुक इनटू फॉर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल केस कंसिडरिंग मीडियम टू लो रिस्क? तो यहाँ पर डेट ही होता है, और क्या होता है, डेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डेट में इन्वेस्ट करना चाहें तो डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल केस के थ्रू करना चाहे तो उसमें भी कुछ आता है, इक्विटी, गोल्ड और डेट मिक्स होता है, इन सब स्मॉल केस में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्को पे मेरा क्या व्यू है? नेस्को के चार्ट को एक बार देख लेते हैं। नेस्को के एज ए कंपनी एक्चुअली मेरा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव व्यू है, अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, सारे रेशियोज़ भी काफ़ी अच्छी है, ऑपरेटिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन स्टॉक में कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, एक्चुअली बहुत अंडर परफॉर्म किया है। 400 से अभी फिलहाल ये 550 चल रहा है, जो टॉप रिकवरी आई थी वो भी 700 तक देखने को मिली थी, जबकि इसका ऑल टाइम हाई भी 800 के ऊपर है। उस प्रकार से काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर ये लेवल टूटता हुआ नजर आता है तो
तो आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका व्यू एकदम लॉन्ग टर्म का है तो ही आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एज इन कंपनी आपको कोई खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, कंपनी के मार्जिन्स भी काफ़ी हाई हैं, बिजनेस काफ़ी अच्छा नज़र आता है और कोविड की सिचुएशन भी खत्म हो रही है, तो एक्चुअली इनका जो बिजनेस है वो आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो अगर एकदम लॉन्ग टर्म व्यू है तो ही निवेश यहाँ पर करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, पैनिक कर जाते हैं, तो ये जो लेवल है 540 530 ले लीजिए, 530 के नीचे जाता है तो एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट निफ्टी विल टच 15,200। ओके, सो अभी स्टॉक्स मत खरीद, तो यहाँ पर मेरा क्या व्यू है, तो क्या इतनी गिरावट हो सकती है? ऑफ कोर्स देखने को मिल सकती है। 16,000 तो मेरे हिसाब से आना ही था, तो 16,000 के आसपास पहुंच चुका है। उसका लोअर रेंज सपोर्ट का 15,500 था, तो 15,200 इतना तो हमें रूम फॉर एरर छोड़ना ही पड़ता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 15,200 आ जाता है, ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। टोटली इम्पॉसिबल लेवल्स मुझे नज़र नहीं आते हैं। तो अभी फिलहाल बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व करंट मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहिए या नहीं, तो बजाज फाइनेंस पे तो हमने वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हैं, आज ही बनाया है। बजाज फिनसर्व एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चलता है ये काफ़ी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, मजबूती दिखा रहा है, लेकिन ये पूरी तैयारी में नज़र आता है कि गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट कितनी हो सकती है, तो ये जो लेंथ रहा है वो सेम लेंथ हमें नीचे नज़र आ सकता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 12,500 12,000 के आसपास ये स्टॉक मिल सकता है, तो वहाँ पर खरीदारी करेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिचुएशन कैसे टैकल करें? अभी जैसे करेक्शन हो रहा है, मे बी और होगा, तो बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे लो प्राइस में मिलेंगे, करेक्ट है, तो सबको लेने का मन करेगा। ऑफ कोर्स इतने पैसे भी नहीं है, ये भी बात सही है, तो फिर अच्छे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है उसमें ऐड करें या फिर न्यू शेयर्स को ऐड करें। लेकिन फिर न्यू शेयर्स को ऐड करने के चक्कर में बहुत सारे शेयर्स हो जाएंगे, तो ये सब हैंडल कैसे करना चाहिए? तो देखिए, ये सिचुएशन आपके साथ नहीं, सबके साथ ही हो रही है। तो यहाँ पर फोकस ये कीजिए, जो कंपनी को आप खरीदना चाहते थे लेकिन नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि 2021 में मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा था, जिसको आप खरीद ही नहीं पाए, अब वो नीचे आ रहा है, तो उस पर आप फोकस कीजिए, उसे आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा चल रहा है और फ्यूचर अच्छा है, तो आप वहाँ पर ऐड कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए HUL ले लेते हैं। HUL में गिरावट 30% से ज़्यादा की हुई है, लेकिन उसके रीजंस क्या हैं? इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रहा है, प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, प्राइसेस और बढ़ाने भी पड़ेंगे और डिमांड कम है, ये सारे रीजंस की वजह से ये सब चल रहा है। तो एक आध साल शायद वो और अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन कंपनी वाइज सब कुछ अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का मार्केट अच्छा है, कंपनी के पास कैश भी काफ़ी अच्छा है, ये सिचुएशन वो इजीली हैंडल कर सकता है और वापस अपने स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर को ही हैंडल करते करते मार्जिन्स भी बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी उसने किया है। तो ऐसे टाइम पे HUL में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपने नए शेयर्स में या फिर एग्जिस्टिंग शेयर्स में ऐड करें, तो एक बात का ध्यान रखिए कि एलोकेशन ओवर नहीं होना चाहिए। जो सोच के रखा है कि भाई 5% ही डलना है HUL में, तो उससे ज़्यादा फिर एलोकेशन नहीं करना चाहिए। एलोकेशन कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपको लगता है ये भी लेना है वो भी लेना है, कुछ मत कीजिए, म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आप खरीद लीजिए, तो सारी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रल, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, M&M। एस्ट्रल के बारे में तो इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है। डॉक्टर रेड्डी के बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा गिर चुका है और यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस के आसपास जोन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन रहा है स्टॉक के लिए। यहाँ पर सपोर्ट लेता है, अच्छी बात है, खरीदारी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये लेवल अगर टूटता है तो सीधा हमें 3,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ तक स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। तो 3,000 की अगर मेंटल प्रिपरेशन रख सकते हैं तो आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बार ये सपोर्ट ले चुका है सेम लेवल पे, तो अभी बार बार ये यहाँ पर आ रहा है, तो वीकनेस है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे लोअर लो का स्ट्रक्चर, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर भी बन चुका है, तो वीकनेस चल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये 730 720 के आसपास का जोन टूट जाता है तो बाद में 650 600 550 ये सारे जोन हमें वापस देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। ये प्राइस बुरा नहीं है, लेकिन टेक्निकली दिख रहा है कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर वेट करना मुझे बेहतर लगता है। सपोर्ट लेता है, यहाँ पर कुछ हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पर फिर से खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तब तक यहाँ पर अभी के लिए तो खरीदारी अवॉइड करनी चाहिए। बेटर प्राइसेस मिलने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और ऑटो सेक्टर में ऐसे टाइम पे वीकनेस भी ज़्यादा होती है। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक में आप देख पाएंगे 630 650 ये जो पूरा जोन है मल्टीपल टाइम 5-6 साल से इंपॉर्टेंट ही नज़र आता है।
कितनी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद तेज़ी आई, लेकिन वो भी कोई खास तेज़ी नहीं आई, वापस नीचे आया, रिटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर तो क्रैश आ गया, रिकवरी आई, सेम लेवल पे सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से गिरावट देखने को मिली। तो इस लेवल पे आप वापस खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। जो लेवल है 630 650 के आसपास का जोन, यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर कि अरे ये भाग जाएगा, मिलेगा नहीं, इतना टेंशन लेने वाला ये स्टॉक हमें पिछले 5-6 सालों से देखने को नहीं मिला है। वेट करते हैं तो हमें जो चाहिए उससे भी बेहतर प्राइसेस देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से 630 650 के प्राइस पर ही खरीदना चाहिए, उससे पहले फोमो में आकर मेरे हिसाब से खरीदना अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।